बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो एज अ थीसिस पर काम कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम कायदे आज़म एज अ गवर्नर जनरल है। सो उसके हिसाब से हमारे पास जो है ना बहुत क्वेश्चंस से जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे थे। फॉर सपोज कायदे आज़म जो है कौन सी स्टेट चाहते थे पाकिस्तान के लिए, क्या वो थियोक्रेटिक स्टेट चाहते थे या सेक्युलर स्टेट चाहते थे, और कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल ही बनना पसंद क्यों किया। अगर देखा जाए हमारा कंट्री जो है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कायदे आजम ने एज अ गवर्नर जनरल ही पसंद बनना क्यों किया, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने। और अदर क्वेश्चन जो हमारा ये है कि मतलब अगर कायदे आजम लॉर्ड माउंट बेंटन को उस टाइम गवर्नर जनरल बनाते तो क्या सिनेरियो बनता पूरे पाकिस्तान में। और दूसरे भी क्वेश्चन है लाइक वाइज रिलेशन बिटवीन कायद आजम एंड लियाकत अली खान एंड कायद आजम के डेथ के हिसाब से भी बहुत क्वेश्चंस राइज होते हैं। लाइक वाइज जो एज ये कायद आजम की डेथ जो है एज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्शियल है कि अगर देखा जाए तो कोई कहता है इनकी एम्बुलेंस 2 घंटे खराब हो गई थी, कोई नहीं आया था उनको देखने तक कोई नहीं आया था। एज अ गवर्नर जनरल की अगर एम्बुलेंस खराब हो जाए तो इस पे सवाल बहुत उठते हैं कि ये क्या एज प्री प्लान मर्डर था या जो है ना सडन डेथ थी। सो इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आज हमारे साथ हैं एज जो जूम ऐप के थ्रू हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर इल्हाम न्याज। अगर उनके काम के जो है उन्होंने जो हार्डवर्क की है अगर उनकी बात की जाए वो भी आला है। सो आए उनके बारे में थोड़ा बात करें कि उन्होंने एम फिल कहाँ से किए, PhD कहाँ से किए और किन सालों में किए। और फर्स्ट ऑफ ऑल he has completed all his postgraduate work from Qaid Azam University, Islamabad. He completed MSc in History in 2003 and MPhil in 2004 and PhD in 2009. His PhD thesis became the basis for his second book. Means he has already written a book. This is the second book which I am recalling here, which won KLF Award, Karachi Literature Festival Award, and the 8th book publication award. And the book name is The Culture of Power and Governors of Pakistan. His first book, मैंने जो पहले इनका किताब बताया, अब ये फर्स्ट बुक है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम लिखी थी। हिज फर्स्ट बुक एन इंक्वायरी इनटू द कल्चर ऑफ पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इसमें थियोटिकल फ्रेमवर्क इनके लिए दिया है कि राइज एंड फॉल कैसे होता है स्टेट्स में, साउथ एशिया की जो स्टेट्स हैं उनमें राइज एंड फॉल कैसे होता है। हिज अदर पब्लिकेशंस इन सोशल साइंसेस, Art, and Humanities of 2010 award. These are the works which he has done. And recently, he is Associate Professor of History at Qaid Azam University, Islamabad since 2019. That's all. जो ये मतलब उनका इंट्रो था। चलो आज अभी जो है ना उनसे ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं कायदे आज़म एज़ अ गवर्नर जनरल के हिसाब से, सो उनसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू सर? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम आल्सो फाइन सर। सो गुड। अपने सेशन सर स्टार्ट करें फिर सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। सर, एज वी आर वर्किंग ऑन द टॉपिक कायद आजम एज अ गवर्नर जनरल, सो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें परेशान कर रहे थे। सो आपके बारे में तो हमें सर ने पहले ही बता दिया था, सर सर्वेश ने। सो सर, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कायद आजम था, उन्होंने कौन सी स्टेट जो है ना हमारी चाहिए थी। दो मतलब किस्म की जो है ना स्टेट्स होती हैं, एक होती है थियोक्रेटिक एंड दूसरी होती है सेक्युलर स्टेट। सो सर, आपका जो है ना इस हिसाब से कौन सा विजन है कि कायदे आजम हमारे लिए कौन सी स्टेट चाहता था, एज ए सेक्युलर चाहता था या थियोक्रेटिक स्टेट चाहता था सर? अच्छा पहली चीज तो ये है कि कायदे आजम ने तो ये वाजे तौर पे कहा है कि पाकिस्तान जो है इज नॉट टू बी अ थियोक्रेटिक स्टेट, टू बी रूल्ड बाय प्रीस्ट्स ऑन अ डिवाइन मिशन। जी सर। सो बेसिकली जो सवाल का ये वाला हिस्सा है कि डिड ही वांटेड टू बी अ थियोक्रेटिक स्टेट और अ सेक्युलर स्टेट,
तो जहां तक थियोक्रेसी की बात है तो वो तो बहुत क्लियर थे कि पाकिस्तान जो है किसी भी सूरत में एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा। यानी कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि जो उलमा है, जो मजहबी लीडर्स हैं, जो मुख्तलिफ जो है सेक्ट्स के लीडर्स हैं, उनका एक सोसाइटी में जो भी स्टैंडिंग हो वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर रियासत का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और रियासत जो है किसी भी मजहब, किसी भी सेक्ट, किसी भी इस्लाम की नजरिए को जबरदस्ती जो है रियासती लेवल पे जो है नहीं इम्पोज करेगी। सो आई थिंक वो वाला हिस्सा जो है वो तो बहुत क्लियर है। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स बात यह है कि वो किस किस्म की सेक्युलर स्टेट चाहते थे, क्योंकि सेक्युलरिज्म के अंदर भी जो है बहुत सारी वैरायटी है। तो जो हिंदुस्तान में जो सेक्युलरिज्म थी, जो अंग्रेजों के दौर से चली आ रही थी, वो बेसिकली ये थी कि जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं हिंदुस्तान में जो तब था, वो जो अपने सोशल लाइफ है और अपनी जो सिविल लाइफ है, वो अपने रस्म रवायात के मुताबिक जो है कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। रियासत जो है किसी को जबरदस्ती जो है एक सेक्युलर फ्रेमवर्क में नहीं घसीटने की कोशिश करेगी। तो अगर हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई और भी कम्युनिटी है, वो ये चाहती है कि हमारे जो समाजी मामलात हैं उनको हम अपने दीन के मुताबिक जो है चलाएं, तो वो उनको जो है रियासत जो है फुली तौर पे इजाजत देती थी कि आप अपनी मर्जी से अपने ये मामलात चला सकते हैं। जी सर। जब आप उन मामलात से हट के आते हैं, लेट से आप आते हैं क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ की तरफ, या आप आते हैं पब्लिक ऑर्डर की तरफ, तो ये बात भी बहुत वाज़ेह तौर पे क्लियर थी कि जो क्रिमिनल लॉ है मुल्क का वो एक है। तो यानी कि आप अपने हद में रहकर अपने मामलात अपने मजहब के तहत, अपने दीन के तहत, अपने जो भी आपका यानी कि जात पात का चक्कर है, जो भी यानी कि चीज है, उसके मुताबिक आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मगर अगर आपने किसी और शहरी को नुकसान पहुंचाया, आपने रियासत को नुकसान पहुंचाया, आपने जो समाज में एक ऑर्डर है, राज है, उसको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो जी सर। फिर आपके साथ जो पीनल कोड है वो आप पे लगेगा। और उस वो पीनल कोड जो है वो ये नहीं देखेगा कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं, वो सबके लिए जो है बराबर है। इसमें एक तीसरी चीज ये थी कि क्योंकि बरे सगीर में बहुत सारे मुख्तलिफ कम्युनिटीज थी, बहुत सारे कास्ट थे, सब कास्ट थे, आउटकास्ट भी थे, तो जो डोमिनेंट कास्ट थे, जो ज्यादातर हिंदू मेजॉरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान में अकलियतें कोई नहीं है, तो बेसिकली अब हम सब एक एक हो गए हैं, तो एक जो है शहरी है तो उसका एक वोट है और हमें सिंपल इसी तरह का निजाम चाहिए। मगर जो अनटचेबल्स थे, जो मुसलमान थे, जो और कम्युनिटीज थी, वो ये कहती थी कि ठीक है अपनी जगह पर, यानी कि हम मानते हैं कि अक्सरियत आपकी है, मगर जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में हैं जी सर। और उनकी भी एक जो है तारीख में और सोसाइटी में एक उनकी सेपरेट स्टैंडिंग रही है, तो उनको भी रिकग्नाइज करने की जरूरत है। सो जैसे कि जो मुसलमान थे वो डिमांड करते थे कि जी हमारे जो इलेक्टरेट्स हैं वो लैदा होने चाहिए, हमारे लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, हमारे लिए कुछ जो है नुमाइंदगी जो है नॉमिनेशन के थ्रू होनी चाहिए। ये पुरानी एक डिबेट थी, सर सैयद के जमाने से चली आ रही थी। सो जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट थी वो एक सेक्युलर रियासत थी, मगर वो एक फ्रांस की तरह या इंग्लैंड की तरह सेक्युलर स्टेट नहीं थी। क्योंकि फ्रांस में या इंग्लैंड में, क्योंकि आप
समझ सकते हैं कि मोरलेस एक ही किस्म के लोग रहते थे और एक ही किस्म का समाज था, और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी एक ही जो है रिलीजन को फॉलो करती थी और एक ही जबान बोलती थी और एक ही उनकी जो है एथनिक कॉम्पोजिशन थी, ब्रॉडली स्पीकिंग, दो वो उधर भी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती थी, मगर हिंदुस्तान जैसी डाइवर्सिटी वहां पे नहीं थी। तो उस किस्म की सेक्युलरिज्म जो है वो हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने राज के दौरान जो है बनाई थी। जो कायदे आजम की जो तकरीर है अगस्त 11 की, जी सर। उसको अगर आप इस तारीख के नजर में देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि वो ये समझते थे कि जैसे कि ब्रिटिश राज एक सेक्युलर स्टेट थी, तो उसी तरह की हम पाकिस्तान को भी एक सेक्युलर स्टेट के हिसाब से ही चलाएंगे। और जी जिसका मतलब यही होगा कि रियासत जो है तमाम लोगों को ये हक दे कि वो अपने जो समाजी या कल्चरल लाइफ है उसको अपने मजहब के तहत ऑर्गेनाइज करें, अगर वो करना चाहते हैं तो। कोई भी जो है मजहब या कोई भी जो है दीन दूसरे के ऊपर जो है डोमिनेट ना हो, दूसरे को तंग ना करे, दूसरे के फॉलोअर्स को तंग ना करे। और रियासत का काम ये है, ये बेसिकली इंश्योर करना कि तमाम कम्युनिटीज जो हैं, अगर उनके मेंबर्स चाहते हैं और जिस हद तक वो चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी जो है रिलीजन के बेसिस पर, या अगर वो नहीं चाहते हैं नॉन रिलीजियस के बेसिस पर जो है जी सकें। सो इन अ सेंस दैट इज द टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म दैट मोहम्मद अली जिन्ना अंडरस्टूड टू बी सेक्युलरिज्म। और हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें आजादी के बाद जो हिंदुस्तान में जो सेक्युलरिज्म है वो भी बेसिकली इसी तरह का सेक्युलरिज्म है। हिंदुस्तान को आजाद हुए इतने साल हो गए, सिंस 1947, अभी तक जो है उन्होंने कोई यूनिफाइड सिविल कोड नहीं बनाया। जी सर। ठीक, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कोशिश की कि जी जबरदस्ती जो है कि जो मुख्तलिफ अकलियतें हैं वो एक ही जो है सोशल या कल्चरल सिस्टम के बेसिस पर चलें। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कायदे आजम दैट वंस पाकिस्तान बिकम्स इंडिपेंडेंट, तो जाहिरी बात है वो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होगा, मगर उस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट में जो है मुसलमानों के अंदर बहुत वैरायटी है, और ऑब्वियसली और भी कम्युनिटीज हैं उस रियासत के अंदर। सो ताकि तमाम शहरी जो हैं रियासत के नजर में बराबर हों, वो उसी तरह की सेक्युलरिज्म आगे लेकर जाना चाहते थे। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो वो अगर ये बात करते हैं कि रिलीजन इज नो बिजनेस ऑफ द स्टेट, उनका एग्जैक्टली exactly ये मतलब था। वो जी सर। मुस्तफा कमाल अतातुर्क जैसी सेक्युलरिज्म जहां पर रियासत जो है जबरदस्ती जो है लोगों को जो है सेक्युलरिज्म की तरफ घसीटने की कोशिश करती है, या लोगों की जिंदगी पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस डालती है कि आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते या इस तरह की बातें नहीं कर सकते, उस तरह की सेक्युलरिज्म वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। As far as so that is a different type of secularism. So I think it is important to understand that within secularism there is a spectrum, और उनकी सेक्युलरिज्म जो थी वो बेसिकली ब्रिटिश इंडियन सेक्युलरिज्म की कॉन्टिन्यूटी थी। जी सर। थैंक यू सर। सर और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हर कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना लाजमी होता है। फिर सर कायदे आजम जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने एक रेड मैप जो है ना क्यों नहीं दिया हमें कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए या उस पे काम क्यों नहीं स्टार्ट किया था उस टाइम भी कायदे आजम ने। अभी तक कंट्रोवर्सीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, फिर भी हमें नहीं पता चल रहा कि कायदे आजम ने मतलब क्यों नहीं एज अ काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले ही, क्योंकि हर कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो फर्स्ट लाजमी होता है उनके गवर्नमेंट सुधारने के लिए। मेनली ये चीजें होती हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन भी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तो रिटन डॉक्यूमेंट होती है ऑब्वियसली,
मगर अगर आप ये देखें कि पार्लिमानी निज़ाम की तारीख कहाँ से शुरू होती है, तो जदीद दौर में हम उसको ये देखते हैं कि इसेंशली जो इंग्लैंड में पार्लिमानी निज़ाम है, उसको जो है हिंदुस्तान में भी कॉलोनियल दौर के दौरान जो है इंट्रोड्यूस किया गया। मगर इंग्लैंड में कोई फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जी सर। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा है, जी जी और 1689 का बिल ऑफ राइट्स है, और मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हुए हैं। कॉन्शियस। 1832 की रिफॉर्म हुई है, 1867 की रिफॉर्म हुई है। जी जी। बट एज सच देर इज नो सिंगल बॉडी ऑफ paper that you can point to and say कि this is the constitution of the United Kingdom। ठीक। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली होती है, जब एक मुल्क आजाद होता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी थी। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, उसने 1935 एक्ट को जी कुछ जी। जो है चेंजेस के साथ इन दोनों मुल्कों के लिए एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये जो दो मुल्क हैं, ये कुछ सालों में आफ्टर इंडिपेंडेंस अपने लिए खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना लेंगे। मगर जब तक वो नहीं अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, तो तब तक ये जो एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनके यहाँ जो है चलती रहेगी। हिंदुस्तानी क़यादत ने तकरीबन 3 सालों में अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके अप्रूव करवा के फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू कर दी। जो पाकिस्तानी क़यादत है वो ये नहीं कर पाई। और आई थिंक उसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वैक्यूम था हमारे साइड पे, वो यही था कि कायदे आजम जो थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो अपने पहले 6-8 महीनों में बहुत ही सीरियस रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ, वॉर लाइक सिचुएशन के साथ जो है ग्रैपल कर रहे थे। उनके पास एज सच आप समझें टाइम नहीं था कि वो इस पर ज्यादा जोर देते। सही था। जब हालात थोड़े से स्टेबलाइज होना शुरू हुए, तो वो खुद बहुत बीमार हो गए थे बाय दैट टाइम, जी जी सर। एंड ही पास्ड अवे जस्ट 13 months आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। और उसकी वजह क्या होती है कि जब एक नया मुल्क बनता है या एक नया निज़ाम बनने जा रहा होता है, तो लीडरशिप की कंटिन्यूटी उस जंक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर आप ये समझें फॉर एग्जांपल कि अगर अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन मैडिसन, अगर ये सब जो है 1784 में या 1784 तक जो है वो मरमरा जाते, तो फिर आगे अमेरिका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनानी कितनी मुश्किल होती इन लीडर्स के बगैर। तो हमारी जो है ये बदकिस्मती थी कि कायदे आजम के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इस काम को जो है एक, अगर खत्म ना कर सकते, कम से कम एक ऐसे लेवल पे पहुंचा देते कि कुछ ही देर में वो आगे जाकर खत्म हो जाता और पाकिस्तान के पास एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती। सो आई थिंक इन दिस केस इट इज बेसिकली जस्ट misfortune in the case of Pakistan. इसमें ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव टू कंसिडर कि जो मुस्लिम लीग की जो कंस्टिट्यूंट असेंबली में पार्लिमानी पार्टी थी, अगर आप डिबेट्स निकाल के देखें और उनकी जो बातें निकाल के देखें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो
आपको ऐसे लगता है कि ये बाकी सब जो है ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को उस तरह से सीरियसली नहीं ले रहे जिस तरह से उनको लेना चाहिए, और वो खाम खा की डिबेट्स में पढ़ रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फिर अगर इस्लामी होगी तो उसका क्या मतलब है कि अगर नॉन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में उन वो क्या बराबर की शहरी होंगे या नहीं होंगे। इन अ जी। सेंस कायद आजम ने अपने अगस्त 11 की स्पीच में ये सारी चीजें सेटल कर दी थी जी सर। कि आपके यहाँ सब जो है बराबर के हिस्से के शहरी होंगे। तो एक दफा आपने ये कह दिया कि देयर इज इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, तो फिर तो ऑब्वियसली आपके यहाँ किसी भी किस्म की मजहबी रियासत नहीं बन सकती, बिकॉज जो भी मजहबी रियासत बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये फैसला करेंगे कि जो इस दीन के फॉलोअर्स हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं, और जो और दीन के फॉलोअर्स हैं और मजहब के फॉलोअर्स हैं वो फिर सेकंड और थर्ड क्लास पैसेंजर्स बन जाते हैं उसी ट्रेन में। ठीक। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट फेलियर ऑन पार्ट ऑफ लियाकत अली खान स्पेशली एंड द पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ द मुस्लिम लीग कि they were not able to carry this process forward. जी सर, थैंक यू सर। एंड अनदर क्वेश्चन इज सर, अगर देखा जाए हमारा मुल्क जो है एज अ डेमोक्रेट कंट्री है, तो सर उस टाइम जो है कायदे आजम ने गवर्नर जनरल बनना पसंद क्यों किया, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने उस टाइम सर? अपने प्रीवियस डीलिंग्स में बहुत क्लियर कर दी थी कि वो थे, और नेहरू ने खुद जो है माउंटबेटन को ये ऑफर किया था कि आप बेशक गवर्नर जनरल के तौर पे कंटिन्यू कर लें, हमें कोई इसकी ऑब्जेक्शन नहीं है। सो आई थिंक फॉर कायदे आजम, जो अगर आप इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट अगर आप वो पढ़ें और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें, तो उसमें जो गवर्नर जनरल है उसके पास एक्सटेंसिव पावर्स थे। सो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनती तो वो गवर्नर जनरल जो है काफी कुछ जो है कर सकता इन टर्म्स ऑफ द लीगल अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। सिंपली पुट, जिन्ना डिड नॉट ट्रस्ट कि माउंटबेटन जो है वो पाकिस्तान के साथ इंसाफ करेगा या मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगा, और उनको उनकी जो है इस फियर की वजह से he decided that he should take over the गवर्नर जनरलशिप। ठीक। इस चीज ने इंसिडेंटली माउंटबेटन के ईगो को काफी हर्ट किया था, बट आई थिंक गिवन माउंटबेटन्स ट्रैक रिकॉर्ड, आई really don't think that him being governor general of Pakistan in 1947 would have been to Pakistan's advantage. सर अगर कायदे आजम माउंट बेंटन को ही गवर्नर जनरलशिप देता तो कौन सी सिचुएशन बनती, मतलब कौन सा सिनेरियो होता पूरे पाकिस्तान में या पूरे सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम सर, अगर माउंट बेंटन को वो देता कायदे आजम में गवर्नर जनरलशिप? देखें, दो तीन चीजें थी। सबसे पहली चीज तो ये थी कि अगर आप अपनी पार्टीशन की हिस्ट्री दोबारा रिफ्रेश करके देखें जी सर। तो आपको शायद एक रेडक्लिफ अवार्ड शायद आपको जो है कुछ याद हो कि जो बाउंड्री थी इन दी पंजाब, जो पार्टीशन होना था पंजाब का, ठीक, उसका फैसला जो था वो होना था, और माउंटबेटन ने इंटरवीन करके जो है ये एसेंशियली इंश्योर किया कि हिंदुस्तान को कश्मीर के साथ लैंड एक्सेस मिल जाए, और माउंटबेटन ने ये भी इंश्योर किया कि जो बॉर्डर का जो अवार्ड है वो आज़ादी के दिन तक पब्लिश नहीं हुआ, तो किसी को भी पता भी नहीं था एग्जैक्टली कि हिंदुस्तान किधर है और पाकिस्तान जो है वो किधर है।
और इस अनसर्टेनिटी की वजह से was a big reason for the communal rioting and the chaos that erupted. The other thing was कि माउंटबेटन ने खुद जिन्ना से इंसिस्ट किया था कि अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं तो हमको पंजाब और बंगाल को पार्टीशन करना पड़ेगा, कि इन सूबों के जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स हैं वो फिर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। जिन्ना की राय ये थी कि नहीं, पूरा बंगाल और पूरा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, कि अगर पार्टीशन होगा तो पार्टीशन जो है वो इंडिया का होना चाहिए, पार्टीशन जो है इन सूबों का नहीं होना चाहिए। एंड यस, दैट वुड मीन कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई 30-35% आबादी जो है नॉन मुस्लिम होगी, बट एज फार एज जिन्ना वाज कंसर्न्ड दैट वाज नॉट रियली ए प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह की रिलीजियस स्टेट तो बनानी नहीं थी पाकिस्तान में। ठीक। सो द ब्रिटिश फर्स्ट इंसिस्टेड on the partition of the Punjab. Jinnah accepted it because that was the only way to get Pakistan. और जब उस पार्टीशन करने की बात आई, अंग्रेजों ने इसेंशली इंश्योर किया कि हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा हो, और उनकी जो है, पहले आप उसको नाअहली भी बोल सकते हैं, उसकी वजह से एक कम्युनल हॉलोकास्ट जो है शुरू हो गया पंजाब में, जिसकी वजह से कोई 7-8 से 10 लाख लोग जो है मारे भी गए। सो आई थिंक द incompetence, if we are being generous to Mountbatten, the ill intent, I think, if we are being perhaps less charitable towards him, is very clear when it comes to Pakistan. So I really don't think that he could have been trusted with any sort of authority over Pakistan. सर फिर आपको क्या लगता है सर, कायद आजम का जो ये डिसीजन था एज अ गवर्नर जनरल बनना, वो राइट था या रॉन्ग था? क्योंकि सर उस टाइम देखा जाए तो कायद आजम की लास्ट डेट थी और उनकी तबीयत भी बिल्कुल नासाज थी। देखें, जो गवर्नमेंट को चलाने का डे टू डे वाला काम है वो तो वजीर आजम और उनकी कैबिनेट करती है। जी सर। गवर्नर जनरल जो है उसके पास एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, और ऑब्वियसली वो कमांडर इन चीफ भी होता है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सो गवर्नर जनरल जो है वो इन अ सेंस हेड ऑफ स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द वर्कलोड, अगर आप देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर का काम है वो उस हिसाब से ज्यादा हैवी ड्यूटी वाला काम है, क्योंकि वो डे टू डे के माइक्रो लेवल पे जो है जाकर उनको गवर्नमेंट को मैनेज करनी होती है। गवर्नर जनरल का ज्यादा जो है आप समझे स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम होता है, मैक्रो लेवल पे काम होता है। मगर गवर्नर जनरल के पास कुछ ऐसी अथॉरिटी भी है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जिन्ना ये समझते थे कि ये जरूरी है कि ये अथॉरिटी जो है उनके पास हो और किसी अंग्रेज के पास ना हो। So I think in that context, I would agree that he took the governor generalship. सर अगर I would agree with that decision. सर अगर कायद आजम ना लेते तो क्या अनस्टेबिलिटी हो जाती, मतलब गवर्नमेंट्स में पूरी? देखें, अगर आप ये देखें कि इंस्टेबिलिटी कितनी हुई विद पार्टीशन, जी जी सर। तो अगर जिन्ना जो थे वो गवर्नर जनरल नहीं होते उन पहले 8-9 महीनों में, जब उनकी सेहत जो है कुछ हद तक ठीक थी और वो काम कर सकते थे, so I think it would have been very difficult for Pakistan to survive. क्योंकि देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात हो जाती है कि जो आपका गवर्नर जनरल है वो आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए।
जी जी सर। अगर माउंटबेटन हिंदुस्तान का भी गवर्नर जनरल है, आपका भी गवर्नर जनरल है, और इन दोनों के आपस में जो है कोई इख्तलाफ या इवन लड़ाई हो जाती है, हु इज गोइंग टू डिसाइड? यू कांट हाँ। ट्रस्ट माउंटबेटन टू मेक अ फेयर डिसीजन। उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। जी सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर कायद आजम की बायोग्राफीज में मिलता है, और एंड जो माय ब्रदर बुक है जो फातिमा जिन्ना ने लिखा है उसमें भी यही मिलता है कि जो कायद आजम ने डिसीजन जो लिया था ना जियारत में रहने के लिए खुद दिया था। अगर देखा जाए वहाँ की मौसम तो एक ठंडी होती है, और कायद आजम की जो बीमारी थी वो ट्यूबरकुलोसिस की थी, मतलब टीबी थी। उसके लिए तो ये जो है ना मौसम खतरनाक हो सकती थी। तो आपका इसका इस पर टेक क्या है कि कायद आजम ने खुद ने डिसीजन लिया था या एज ए गवर्नमेंट के फोर्स पर वहां गए थे शिफ्ट होकर? अच्छा, एक चीज आप याद रखें कि ट्यूबरक्यूलोसिस या ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियां जो थीं, वो एंटीबायोटिक से पहले बहुत खतरनाक होती थीं। और उस जमाने में एज सच एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है नहीं होती थी। सो जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती थी, या जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस या निमोनिया या सिवियर ट्यूबरक्यूलोसिस या इस तरह की क्रॉनिक अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, तो उस जमाने में ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता था कि आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते थे कि आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर हवा जो है वो ठंडी हो, खुश्क हो और साफ हो। अब कराची में जो हवा थी वो ना ठंडी थी, ना खुश्क थी, और चले आई थिंक उस जमाने में साफ तो थी बिकॉज उस तरह की पोल्यूशन नहीं थी। बट द फैक्ट वाज कि ये एक बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रैक्टिस होती थी उस जमाने में। अ, पूरे वेस्ट में जो है ट्यूबरक्यूलोसिस और लंग डिजीज के पेशेंट्स के लिए उन्होंने हाई एल्टीट्यूड्स पे सैनिटोरियम्स बनाए हुए होते थे, जहां पर लोग जाकर वहां पे रिकवर करना कोशिश करते थे। ऑब्वियसली सब तरह की चीजें थी नहीं उस जमाने में। सो जिना गोइंग टू was pretty standard for treatment of lung ailments at that time. Nowadays, such a thing, जी सर। सर दूसरा क्वेश्चन उसके हिसाब से जो लियाकत लियाकत एंड कायद आजम के जो रिलेशंस थे वो कहते हैं कि लास्ट टाइम में बहुत खराब हो गए थे। जब कायद आजम जियारत में होते हैं तो वहाँ मिलने आते हैं जब लियाकत अली खान, तो कायद आजम अपनी बहन को जो फातिमा जिन्ना होती है उनको बोलता है कि ये मुझे देखने आए कि ये कितने दिन और जिंदा है। मतलब क्या सर आपका इन पर क्या टेक है कि कायद आजम और लियाकत अली खान के वाकई में जो रिलेशंस थे खराब थे, या बस ऐसे ही मतलब लोग कहते हैं, या एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये तो? सॉरी, आपका सिग्नल थोड़ा सा खराब था। आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट जिना एंड लियाकत अली खान रिलेशंस। जी जी सर, रिलेशंस के बारे में सर। व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड अदर थिंग्स जो मैंने स्टडी किया है, जी सर। वो तो ये है कि uh, दोनों की बहुत क्लोज और इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप थी। जी सर। और जब कायद आजम ज्यादा बीमार हुए और इस तरह से डे टू डे लेवल पे नहीं ज्यादा काम कर सके, तो लियाकत अली खान ऑब्वियसली हैड टू प्ले अ ग्रेटर रोल। ठीक। अगेन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज,
इनके आपस पे जो है कोई इस तरह की मेजर लेवल पे फ्रिक्शन जो है वो नहीं हुई थी। मगर लोग ये कहते हैं, और जाहिर है मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है कि मैं उनकी बात को रिफ्यूट करूं, कि टुवर्ड्स द एंड जो है जिन्ना जो थे वो खुश नहीं थे लियाकत अली खान से। ठीक। सर। सो दे आर पीपल हु हैव मेड दिस क्लेम। आई हैव नो वे टू काउंटर दैट क्लेम, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि उनकी जो वर्किंग रिलेशनशिप थी वो एंड तक जो है एक प्रोफेशनल और आई वुड इवन से क्लोज मैनर में जो है वो चल रही थी। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कायदे आजम की जो एक डेथ है अभी तक जो है ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक रही है। उसकी जो है ना एम्बुलेंस की ये खराब हो जाती है, जैसे माय ब्रदर बुक में भी यही लिखा हुआ है। तो सर आपका टेक इस पे क्या है कि कायदे आजम की ये एक सडन डेथ थी या प्री प्लान मर्डर था सर? अ, देखें, एयर मार्शल अजहर खान ने एक अपने मेमोइर्स लिखे हैं, वीव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। तो वो क्योंकि उस जमाने के थे, और भी लोगों ने बहुत सारे मेमोइर्स और इस तरह की चीजें लिखी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की डिलिबरेट जो है नेग्लिजेंस हुई थी। अ, उस जमाने में जो मोटर व्हीकल्स थी वो आज की तरह नहीं थी। ऑब्वियसली कायद को जो है दूर से आना पड़ रहा था फॉर मेडिकल इमरजेंसी। वो एक रिस्क था जो उन्होंने लिया था जब वो जियारत गए भी थे। उनके पास कोई हेलीकॉप्टर या वहां से एयर इवैक्यूएशन का जो है ऑप्शन नहीं था। ठीक। द अदर थिंग इज कि अगर उनकी एम्बुलेंस लेट से ठीक भी होती और वो कराची पहुंच जाते, मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर्स उनके लिए कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो बीमारी थी और उनकी जो कमजोरी थी वो लेवल पे पहुंच गई थी कि चले उस जमाने की तो मेडिसिन तो बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शायद इवन आजकल की जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी उनकी कोई ज्यादा काम नहीं आती, क्योंकि अगर आपकी बीमारी एक लेवल से ज्यादा प्रोग्रेस कर जाए, then even a disease like even today, for example, tuberculosis, if you do not treat it at the early stage, it can actually kill you. It's still a lethal disease. So given his age, given other complications, I don't think that even if the ambulance had worked, it is very unfortunate that the ambulance did not work properly, वो एक अलग बात है, but काम भी कर लेती, तो I did not see him surviving more than what he managed to do. सर अगर आज के दौर में देखा जाए तो अगर गवर्नर जनरल कहीं जाता भी है तो मतलब फुल प्रोटोकॉल के जाता है, और उस टाइम कायदे आजम जो है गवर्नर जनरल थे और उनकी एम्बुलेंस मतलब खराब हो जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए, इस हिसाब से मतलब कह सकते हैं कि ये मर्डर हो सकता है क्यों सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो कायद के एक एडीसी थे, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम हसन, उन्होंने अपने मेमोइर्स में ये काफी वाक्य बताए हैं। तो उन्होंने ये क्लियरली बताया है कि जिना जो है आम तौर पे सिर्फ अपनी गाड़ी में और अपने साथ अपना ड्राइवर और अपने एडीसी के साथ जो है वो जाते थे जहां भी उन्होंने जाना होता था। अच्छा। वो कोई मोटरकेड कोई इस तरह की चीज जो है अपने लिए नहीं पसंद करते थे। ये जो प्रोटोकॉल इस तरह की चीजें जो हैं कि हम हमारे हाथ तो चलें, आप छोड़ें दी गवर्नर जनरल। आप ये सोचें कि पाकिस्तान में जो ग्रेड 22 के अफसर होते हैं वो कितने प्रोटोकॉल के साथ जो है फिर रहे होते हैं, सामने जो है दो डबल कैबिन्स, पीछे दो डबल कैबिन्स, गार्ड शार्ड सब कुछ लेकर फिर रहे होते हैं। ठीक। जी सर। But Jinnah himself never had that desire for any protocol.
and he just used to travel with his ADC and his driver, and that's it. He was perfectly happy doing that. सही सर, ये ठीक, जी सर। जाहिर बात है वो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने पूरा मुल्क बनाया, तो उनको प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है। हमारे सारे हुक्मरान बहुत छोटे लोग हैं, उन्होंने मुल्क तोड़ा है। जी तो सर। उनको प्रोटोकॉल की ज्यादा जरूरत होती है। जी ठीक है। सर। जी ठीक है सर, ये हमारे क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। टेक केयर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।